संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय सितंबर माह कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण माह है, क्योंकि इस समय फसलें जो फील्ड में है वह अपने ग्रोइंग स्टेज में शबाब पर हैं और धान में जैसे कल्ले आ रहे हैं, और इसी तरह जो दलहन और तिलहन की फसलें हैं वो भी काफ़ी ग्रो कर रही हैं। सौभाग्य से इस समय बारिश भी अच्छी हो गई है। हालांकि अगस्त माह में बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई थी प्रदेश में, लेकिन इस समय सितंबर माह में बारिश हुई है, तो फसलों को काफ़ी लाभ भी हो रहा है। तो हमारे साथ इस समय किसान भाइयों चर्चा के लिए, सामयिक कार्यों की चर्चा के लिए उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी, हम जानना चाहेंगे कि किसान भाई इस समय जो विभिन्न फसलें हैं, धान की प्रमुख फसल है हमारे प्रदेश की, इसके अलावा दलहन तिलहन की जो विभिन्न फसलें लगी हुई हैं, किसान भाइयों को पिन पॉइंट के रूप में बताने की कृपा करें कि क्या क्या इन्हें करना चाहिए जिससे कि उन्हें अधिकाधिक लाभ मिल सके, उत्पादन मिल सके। देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि अब की बार लगभग 550 मिलीमीटर बारिश हमारे प्रदेश को अब तक मिली है। जी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बल पड़ रहा था किसान भाइयों को, क्योंकि लगभग 60 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की खेती होती है हमारे यहाँ, और अब की बार समय से बारिश न होने के कारण किसान भाइयों को डीजल और विद्युत पे आश्रित रहना पड़ा, और कुछ स्थानों पे सोलर पंप की भी सहायता मिली है किसान भाइयों को। तो अब सितंबर माह में जैसा कि बारिश का भी हर स्थान पे लगभग बलिया से लेकर के सहारनपुर तक हर स्थान पे बारिश मिली है, और ये बारिश अमृत है, मैं ये कहूंगा। इसका सदुपयोग किसान भाई कर रहे हैं अपने खेतों में, खासतौर से धान वाले खेतों में, और धान में किल्ले निकल चुके हैं। जो अल्प आयु वाली प्रजातियां थीं उनमें तो बालियां भी निकल गई हैं, और जो मध्यम और देर से पकने वाली प्रजातियां हैं वो भी अपने सबाब पर हैं, यानी किल्ले बिल्कुल परिपूर्ण हो चुके हैं। अब उनमें जो बालियां निकलने की अवस्था होती है वहां पर हमारी फसलें पहुंच चुकी हैं। ये तो हम धान की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अब की बार प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा प्रयत्न किया, और कृषि विभाग ने हर क्षेत्र में जहां पर अनुकूलता थी वहां पर ज्वार है, बाजरा है, कापून है, कोदो है, रामदाना है, इनकी भी बुआई किसान भाइयों ने किया है। तो उनकी भी फसलें जिनमें पानी की कम आवश्यकता होती है वो भी काफी अच्छी स्थिति में है। अब बचा हमारी दलहनी फसल, जिसमें हम उड़द, मूंग, अरहर की बात करें, और इस समय तिल लगी हुई है। यह मोटी मोटी फसलें हैं जो किसानों के खेत पर इस समय है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये बारिश हो रही है, कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, तो जहां पर तिल लगा हुआ है और तिल के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, तो जहां पे जल जमाव की स्थिति है, किसान भाई कृपया तुरंत अपने खेत पर पहुंच करके तिल में लगे हुए पानी को बाहर कर दें, निकाल दें, ड्रेन कर दें। जल निकासी की व्यवस्था किसान भाई किए रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यदि पानी जमाव की स्थिति में है तो तुरंत उसको बाहर निकाल दें। तिल इस समय फूलने की स्थिति में है, तो पानी का जल जमाव यदि 24-48 घंटे भी रह जाता है तो उससे हमारी उत्पादकता पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दलहन में भी यही करना चाहिए। और दलहन का कुछ किसान भाइयों ने मेड़ पर बोया है, बहुत अच्छी बात है। मेड़ पर जब हम दलहन की खेती करते हैं, चाहे हम अरहर की खेती करें, चाहे उड़द की खेती करें, चाहे मूंग की खेती करें, तो आप ये जान लीजिए कि सबसे अच्छा कार्य किसान भाइयों ने दलहनी क्षेत्र में किया है। और जो किसान भाई अभी मेड़ पे नहीं बुआई कर रहे हैं, उनको मैं ये अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में अपनी दलहनी फसल को मेड़ पर ले जाएं। मेड़ पे जब हम दलहनी फसलों को ले जाते हैं तो जो सबसे प्रमुख परेशानी उकठा की होती है, उससे हम अपनी दलहनी फसल को बचा ले जाते हैं। तो ये दलहनी फसल की बात हो गई, वहां पर भी पानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। और इस समय उड़द में और मूंग में दोनों में फलियां बन रही हैं, जो कई बार तोड़ने वाली प्रजातियां हैं। तो किसान भाइयों को ये मैं कहूंगा कि इस समय फलियों की तुड़ाई करते रहें और उनको ले आकर के सूखे स्थान पर रखें। यदि गीले स्थान पर या ढेर के रूप में रखेंगे तो वहां पर फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे ही आसमान खुले, साफ हो, धूप निकले, तो वहां पर सुखा करके फलियों से दानों को पृथक कर लें। अब आती है मुख्य फसल हमारी धान की। धान में इस समय पानी की बहुत जरूरत होती है, और साथ ही साथ हम शुरू से एक प्रैक्टिस करते रहे हैं
टॉप ड्रेसिंग की, और टॉप ड्रेसिंग के लिए हमारा किसान यूरिया की तरफ चल पड़ता है। मैं हाथ जोड़ करके सबसे अनुरोध करूंगा कि जहां पर आपने दानेदार यूरिया का प्रयोग अपने रोपाई के समय में कर दिया है, तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में आप कृपा करके या तो नैनो यूरिया का छिड़काव करें, अथवा उससे भी बेहतर परिणाम दे रहा है हमारा जीवामृत। यदि आप देसी गाय रखे हो या आपके गांव में हो तो ज्यादा नहीं 10 किलो गोबर लेकर के 5 लीटर गऊ का मूत्र इकट्ठा करके थोड़ा सा बेसन डाल दीजिए, एक 300-400 ग्राम, और एक पाव के करीब गुड़ डाल दें, और पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी 200 लीटर पानी में इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लें, तो 5 से 6 दिनों के अंदर आपका ये जीवामृत तैयार हो जाएगा। इसको छान लें, और जहां पर आप नैनो से स्प्रे करने के लिए अपनी योजना बनाए हैं वहां पर जीवामृत का छिड़काव करें। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि यदि आपने 2 बार जीवामृत का छिड़काव धान के खेत में कर दिया या अन्य फसलों में भी कर दिया, तो आप कहीं पर भी नैनो यूरिया या दानेदार यूरिया के टॉप ड्रेसिंग से पीछे नहीं रहेंगे। यानी आपकी उत्पादकता में जरा सी भी कमी नहीं आएगी, और इसका अच्छा परिणाम आने वाली फसल पर भी पड़ेगा। नहीं, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, सरकार प्राकृतिक खेती की बात करी रही बिल्कुल है। बिल्कुल। और यही नहीं, बल्कि आप जो है अपने कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए भी आप प्राकृतिक खेती में, जैसे आपने कहा कि जीवामृत जो है, घनामृत का प्रयोग करें। इसके अलावा जो कीड़ों से मकोड़ों से बचाव के लिए 10 परणी की बात है, 10 परणी का आप हाँ। अगर करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो आपके अगल बगल में ही जो है नीम है, धतूरा है, भांग है, सारी चीजें मिला करके 10 पौधे पत्ते मिला करके, जो हाँ जानवर हमारे नहीं खाते हैं, हाँ। उनसे 10 परणी का निर्माण कर लें और उस 10 परणी का भी स्प्रे करें। तो देखें, इस समय जो जल्दी पकने वाली प्रजातियां, उसमें गंधी भी आना शुरू कर देगी। तो गंधी से बचाव के लिए जहां आप रसायनों के ऊपर जाते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि 10 परणी या नीमास्त्र का प्रयोग कर लें। नीम की पत्तियों से बना लें। उसको बनाने के तरीके भी हमारे हर विकास खंड पर इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि कैसे तैयार होगा, उसकी विधि बताई जा रही है। और जैसा अभी हमने जीवामृत की बात बताई, तो कुछ स्थान पर किसान भाइयों का यह अनुभव आने लगा है कि जो जीवामृत है, इनके लगातार प्रयोग करने से बहुत ढेर सारे कीट और रोग भी नहीं लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की चीजों को हमारे किसान भाई आजमाएं, और जो खरीफ इस समय है उससे अधिक लाभ, और जो लागत कम करने की बात है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो लागत की कमी हो जाएगी कि आपको इसमें जेब से पैसा जो है लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत थोड़े पैसे में हो जाएगी। केवल बेसन अगर घर का है तो अच्छी बात है, गुड़ भी घर पे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, आप एक गाय से जो है अपनी खेती, जैसे कहा जाता है कि एक गाय से 30 एकड़ खेती की जाती थी प्राकृतिक खेती की। तो अगर प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो आपकी खेती की लागत भी कम होती है, और दूसरे जो है वह प्रकृति के साथ आप सहयोग करते हुए चलते हैं, तो आपके मृदा का भी स्वास्थ्य बेहतर होता है, और आपका जो उत्पादन प्राप्त होता है वह भी स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल स्वस्थ है और उपयोगी आपके लिए है। मैं एक बात सिर्फ जोड़ दूं, कई बार किसानों के मन में आता है कि हमने प्राकृतिक या जैविक खेती में यूरिया का प्रयोग कर लिया है, तो क्या जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जहां पर आप नैनो यूरिया या दानेदार यूरिया से टॉप ड्रेसिंग करना चाहते हैं, वहां पर आप 2 से 3 बार, जब तक आपकी बालियां मजबूत नहीं हो जाती हैं, चूंकि यह बिल्कुल कम पैसे की बात हम लोग कर रहे हैं, लागत उसमें शून्य के बराबर यदि गुड़ और बेसन आपके घर में है, और नहीं तो लगभग 150-190 रुपए आपका लग जाता है 1 हेक्टेयर पर, तो यानी 2.5 एकड़ पर, यानी 4 बीघा पे जो पक्का बीघा है। तो आप इसका प्रयोग करके देखिए, तो आपके मन में एक विश्वास जगेगा कि वाकई में जो ये गाय के गोबर और गाय के मूत्र से बना हुआ ये जीवामृत है, ये इतना लाभकारी है। और इसका प्रयोग केवल धान नहीं, आप ज्वार में, बाजरा में, अरहर में, मूंग में, उड़द में, सब में करें, और आपको लाभ ही लाभ है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है।
नहीं, ये जो जैसे दसपर्णी में जो विभिन्न तरह के जो पत्ते, हाँ, पत्ते लगाए जाते हैं, वो बहुत अच्छा कीड़ों को भगाने का काम करता है, कीड़ों को भगा देता है, रिपेलेंट का काम करता है, बिल्कुल रिपेलेंट का काम करता है। तो निश्चित तौर पर श्रीवास्तव जी, आपने जो इस समय चर्चा की है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, और खास तौर पे कि दसपर्णी का और जीवामृत का प्रयोग करके किसान उन्हीं लाभों को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो आप फर्टिलाइजर का प्रयोग करके या रसायनों का प्रयोग करके करते हैं, प्रयोग करके आप प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आज आपने जो प्रैक्टिकल जानकारी दी है, इससे हमारे किसानों को बहुत सारा लाभ होगा। और किसान भाई, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हम आपको जो कृषि की जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस हैं जी, उनको हम आपके सामने विभिन्न तरह की जो तकनीकें हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सलाहकार हैं, इन्होंने जो आपको जानकारी दी है, इसे अपना करके आप अपनी खेती को निश्चित तौर पर अधिक प्रोडक्टिव और कम लागत की और ज़्यादा अपने लिए आप स्वस्थ और लाभप्रद उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी। और निश्चित तौर पर आपकी जो वार्ता हमारे किसान भाइयों के लिए रही है, बहुत ही फ्रूटफुल होगी, और हमारे किसान भाई से अपना करके अपनी खेती को और बेहतर बनाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।